दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि इथोलॉजी होता क्या है, इथोलॉजी से जुड़े हुए साइंटिस्ट कौन कौन से हैं और इससे जुड़ा हुआ हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम बात करें इथोलॉजी की, तो इथोलॉजी ग्रीक वर्ड इथोस और लोजिया से मिलकर बना है। इथोस का मतलब है कैरेक्टर्स एंड लोजिया का मतलब है द स्टडी ऑफ, यानी कि जब हम किसी स्पीसीज के कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इथोलॉजी। अगर सिंपल वे में इसे डिफाइन किया जाए तो इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए एनिमल बिहेवियर, यानी कि इथोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें कि हम किसी भी जंतु के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको बता दें कि इथोलॉजी टर्म सबसे पहले विलियम मॉर्टन व्हीलर ने 1902 में दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इथोलॉजी से मिलता जुलता एक टर्म और है इथोनोलॉजी। इथोनोलॉजी क्या होता है? वाइल इथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि जब हम इथोलॉजी में मानव के सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इथोनोलॉजी। और यदि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इथोलॉजी। तो इथोलॉजी से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि एनिमल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इथोलॉजिस्ट। तो जब भी कोई इथोलॉजिस्ट किसी भी एनिमल बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, तो वो उसके नेचुरल हैबिटेट में जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है या फिर रिजर्व है। उसके लिए वो कैमरा, बाइनोकुलर और स्टॉप वॉच, इन सभी टूल्स का यूज़ करता है। तो कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इथोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही स्टडी करते हैं। एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रोटोजोवन से लेकर एक व्हेल तक जो स्टडी किया जाता है एनिमल बिहेवियर का, वो कहलाता है इथोलॉजी। तो आपको बता दें कि इथोलॉजी में जितने भी एनिमल हैं उनके द्वारा दो तरह का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहला है एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है? ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें कि जीव खुद अपने आप अपने जीवन में उन चीज़ों को सीखता है, जैसे कि बाइक चलाना, पढ़ना, लिखना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। वहीं दूसरे प्रकार का बिहेवियर है इन्नेट, या हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है इसे कोई सिखाता नहीं है। ये जो बिहेवियर होता है ये जन्मजात होता है, ठीक है? यानी कि वो जो बिहेवियर होता है उसके जीन में होता है, वो खुद ब खुद वो करता है, जैसे कि मकड़ी द्वारा जाल का बुनना, या इसके अलावा अगर हम बात करें पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं वो इन्नेट या फिर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इथोलॉजी से जुड़े हुए साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की, या फिर हम कह सकते हैं इथोलॉजी से जुड़े हुए इसके हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने कि सबसे पहले इथोलॉजी के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन वॉज द फर्स्ट इथोलॉजिस्ट हु रोट ए बुक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल। इसके बाद 1869 में एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने एक बुक लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस, एन इंक्वायरी इनटू इट्स लॉ एंड कंसिक्वेंस ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ मेंटल ट्रेट्स। तो इनके बुक लिखने का जो आधार था वो था कि किसी जीव के जो मानसिक गुण होते हैं, ठीक है, मानसिक जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे इनहेरिटेंस होते हैं, उसी आधार पर उन्होंने बुक लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस। इसके बाद 1960 में फूलर एंड थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बिहेवियर जेनेटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं अगर हम बात करें एनिमल बिहेवियर से जुड़े हुए और भी एक्सपेरिमेंट की, तो रोटेन भुलर नामक वैज्ञानिक ने 1964 में कॉम्ब क्लीनिंग बिहेवियर ऑफ हनी बी के बारे में अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने बताया कि कैसे मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले जो सोल्जर है वो किस तरह से साफ करते हैं, और ये जो बिहेवियर है कैसे इनहेरिटेंस होता है, यानी कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। आपको बता दें कि इथोलॉजी में जो सबसे महान 3 वैज्ञानिक हुए हैं वो है कार्ल वॉन फ्रिश, कॉनरेड लोरेंज और निकोलस टीनबर्जन। इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम इथोलॉजी में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इन तीनों को संयुक्त रूप से 1973 में
नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। और ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था? दिया गया था फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर पैटर्न्स। यानी कि जो इंडिविजुअल है और जो सोशल है उनका किस तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है, वो किस प्रकार से संगठन बनाते हैं, तो इन सभी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा भी और भी सारे उनके वर्क रहे। इस वजह से इन तीनों को बोला जाता है फाउंडर ऑफ इथोलॉजी। तो अगर हम बात करें लोरेंज की, तो लोरेंज एक ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट, इथोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब है जो बर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने बिहेवियर से जुड़े हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की खोज की थी जिसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। तो आप चाइल्डहुड स्टेज में इम्प्रिंटिंग को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बत्तख के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको अपने सामने जो चीज़ दिखाई देती है उसी को फॉलो करने लगते हैं। जैसे अगर बत्तख के बच्चों को पहले उनकी माँ दिखती है तो उसी को फॉलो करते हैं। अगर आप उसकी जगह आप खुद खड़े हो जाए तो वो बत्तख के बच्चे आप ही को फॉलो करने लगेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। इसके अलावा उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था जिसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, शॉर्ट में बोला जाता है ASE। तो इन सभी कंट्रीब्यूशन के कारण लोरेंज को फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी कौन है तो आपका आंसर होगा कॉनरेड लोरेंज। चलते हैं अगले साइंटिस्ट की ओर जो कि है निकोलस स्टीनबर्जन। तो ये भी एक इथोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1973 में कार्ल वॉन फ्रिस और कॉनरेड लोरेंज के साथ टीनबर्गन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ही प्रपोज द फिनोमिनोन ऑफ IRM यानी कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इसके अलावा इन्होंने एक और भी कंसेप्ट दिया था जिसे हम बोलते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न यानी कि FAP। बात करते हैं अगले साइंटिस्ट जो कि है कार्ल रिटर वॉन फ्रिस, इनका पूरा नाम है। और ये भी एक ऑस्ट्रेलियन इथोलॉजिस्ट थे। और इनका जो मेन फोकस था वो था इंसेक्ट बिहेवियर एंड सेंसरी फिजियोलॉजी। तो आप सभी ने हनी बी का जो फूड सर्चिंग का एक कंसेप्ट है आपने पढ़ा होगा, अपने इंटर में पढ़ा होगा कि कैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपना भोजन खोजती हैं तो उसके लिए डांस करती हैं। तो वो जो कंसेप्ट था इन्हीं के थ्रू दिया गया था। और इन्होंने ही बताया कि जब जो हनी बी है फूड सर्च करती है तो उसके लिए दो तरह के डांस करती है, एक है वैगल डांस और दूसरा है सर्कल डांस। तो फूड सर्चिंग के दौरान जो हनी बी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए वो दो तरह के डांस करते हैं, एक है वैगल और दूसरा है सर्कल। तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो किसने दिया था, कार्ल वॉन फ्रिस ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इथोलॉजी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।